हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं और दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश के बारे में भी जानने वाले हैं। तो बने रहें आखिरी तक। तो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। जब 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया, तभी से दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया है और सभी वंश अपने कार्यों के नाम पर विख्यात है। आपने इन वंशों का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो देखते हैं, नंबर 1 है गुलाम वंश, नंबर 2 है खिलजी वंश, नंबर 3 है तुगलक वंश और नंबर 4 है सैयद वंश और इनमें से आखिरी वंश है लोदी वंश। लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को जब 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को मार देते हैं, तभी से दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंत हो जाता है। तो अब कुछ गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। महमूद गजनवी के गुलाम थे। इनके गुरु का नाम बख्तियार काकी था और इनके सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना चाहते थे, परंतु कुतुब मीनार का निर्माण सिर्फ 2 मंजिल ही हो पाया था। तभी गोल्फ खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े के कुचल देने के कारण मृत्यु हो जाती है और अगला शासक आराम शाह आ जाता है। परंतु आराम शाह उतने योग्य शासक नहीं थे, यह बहुत ही अयोग्य शासक थे, इसलिए इनका कार्यकाल 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक ही चल पाता है। इसके पश्चात गुलाम वंश में एक नए शासक इल्तुतमिश का उदय होता है। इल्तुतमिश एक योग्य शासक थे। इन्होंने वह सभी कार्य किए जो कि एक राजा को करना चाहिए। इन्होंने सिक्का चलवाया और इक्तिदारी व्यवस्था का इंतजाम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्तिदारी व्यवस्था क्या है, तो देख लेते हैं थोड़ा इक्तिदारी व्यवस्था के बारे में। इक्तिदारी व्यवस्था वह व्यवस्था कहलाती है जब राज्य में धन की कमी हो जाती है और सैनिकों को वेतन में धन की बजाय कुछ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता है, उसे इक्तिदारी व्यवस्था कहा जाता है। आपने प्राचीन इतिहास में देखा होगा कि सातवाहन शासकों ने भी सामंती व्यवस्था को चलाया था। उसी सामंती व्यवस्था को इल्तुतमिश ने इक्तिदारी व्यवस्था में बदल दिया। इल्तुतमिश ने अधूरे कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसने एक नई व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसमें कहा जाता था कि जिसको न्याय ना मिले तो दरबार के सामने वाले मस्जिद के पास रेड कपड़े पहन के आ जाए, उसको न्याय मिलेगा। इसका बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन और पुत्री रजिया सुल्तान थी। इसने अपने मरने से पहले ही कह दिया था कि रजिया को अगला सुल्तान बनाया जाएगा, अर्थात अगला शासक बनाया जाएगा। परंतु रजिया एक लड़की थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, अर्थात उनके राज्य मंत्रियों ने विरोध किया और रुकनुद्दीन को राजगद्दी संभालने के लिए दे दिया। परंतु रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक थे। इन्होंने कुछ समय के लिए ही राजगद्दी पर शासन किया और रजिया ने उस न्याय व्यवस्था का फ़ायदा उठाया और रजिया मस्जिद के पास लाल कपड़े पहनकर पहुंच गई और वहाँ के लोगों को बताया कि मेरे पिता इल्तुतमिश ने मरने से पहले यह घोषणा कर दी थी कि अगली शासिका रजिया सुल्तान बनेगी। और वहाँ के लोगों ने भी उसका साथ दिया और रजिया को सुल्तान बनाने की मांग की। और जनता के विद्रोह के कारण उनके राजमंत्रियों ने, अर्थात 40 तुर्क सरदारों ने भी रजिया को शासिका स्वीकार कर लिया। रजिया एक योग्य शासिका थी, परंतु वह लड़की थी, इसीलिए वहाँ के राज्य मंत्री और 40 तुर्क सरदार उसे पसंद नहीं करते थे। रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश की तरह इक्तिदारी व्यवस्था को लागू रखा। यह भी वेतन पाने वालों को ज़मीन का टुकड़ा दिया करती थी और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के एक इक्तेदार जिसका नाम मलिक याकूत था, उससे इनका गहरा संबंध था। ये उससे मिला करती थीं और उसे अपने महल में बुलाया करती थीं। इसी का फ़ायदा 40 तुर्क सरदारों ने उठाया और खबर फैलाना शुरू कर दिया कि रजिया का मलिक याकूत से नाजायज़ संबंध है और इस समय रजिया की बहुत बदनामी हुई। परंतु रजिया ने भी यहाँ पर गलती की थी, क्योंकि वह सिर्फ एक इक्तेदार था और रजिया ने उसे अपना नौकर बना लिया।
नौकर तो नौकर और उसको अपना बॉडीगार्ड भी बना लिया। मलिक याकूत को काला नौकर के नाम से भी जाना जाता था। इस समय रजिया बहुत बदनाम हो चुकी थी और इसी समय गुजरात के हुकुम मलिक अल्तुनिया ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने अलग राज्य की घोषणा कर दी। जब रजिया ने उससे कहा कि तुम इख्तेदार हो, इख्तेदार की तरह रहो, हम तुम्हें प्रॉपर भूमि देते रहेंगे। ऐसा कहा जाता था कि मलिक अल्तुनिया भी रजिया से शादी करना चाहते थे। इसीलिए मलिक अल्तुनिया ने रजिया से युद्ध की घोषणा कर दी। इधर रजिया ने अपने 40 तुर्क सरदारों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए, तो वो तो चाहते ही थे कि रजिया मर जाए, क्योंकि वह लड़की को पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कह दिया था ठीक है, हाँ युद्ध करो। और रजिया युद्ध के लिए निकल जाती है और रजिया बहुत बहादुरी के साथ लड़ी और पहले दिन रजिया ने युद्ध क्षेत्र में कोहराम मचा दिया। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए रजिया की हार होती गई और एक दिन रजिया को गुलाम बना लिया गया, अर्थात उसको बंदी बना करके मलिक अल्तुनिया के पास ले जाया गया। और इधर 40 तुर्क सरदारों ने मलिक याकूत को मार दिया और रजिया के छोटे भाई बहराम शाह को यहाँ का राजा बना दिया। ऐसा माना जाता है कि रजिया ने अपने प्रतिष्ठा के कारण मलिक अल्तुनिया से विवाह कर लिया और अपना पुराना राज्य दिल्ली को वापस पाने के लिए मलिक अल्तुनिया और रजिया एक बड़ी सेना का गठन करने लगे। इधर दिल्ली में तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को वहाँ का शासन बना दिया था। यद्यपि बहराम शाह एक अयोग्य शासक था, परंतु दिल्ली का शासक था, इसलिए इसके पास सेना बहुत ज़बरदस्त थी और इसके राजमंत्रियों ने सेना का गठन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको यह सूचना मिल चुकी थी कि रजिया सुल्तान युद्ध के लिए सेना का गठन कर रही हैं। आप सोचते होंगे कि रजिया सुल्तान इतनी योग्य शासिका थी, तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हो गई? तो रजिया सुल्तान की मृत्यु की दो कहानियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1 पर कहा जाता है कि मलिक अल्तुनिया से विवाह करने के पश्चात रजिया वापस अपनी राजधानी लौट रही थी, परंतु 40 तुर्क सरदारों ने खबर फैला दिया कि गुजरात से एक बहुत बड़ा खजाना दिल्ली लाया जा रहा है। इसके पश्चात वहाँ के डाकुओं ने खजाने की लालच में रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया को मार दिया और यहाँ 40 तुर्क सरदारों ने याकूत को मार दिया और अगला शासक बहराम शाह को बना दिया। परंतु दूसरी कहानी में कहा जाता है कि रजिया मलिक अल्तुनिया के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ी और बहराम शाह से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मलिक अल्तुनिया मारे गए और रजिया की पराजय हुई। रजिया युद्ध के मैदान से भाग गईं और एक घने जंगल में जाकर रुक गईं। वहाँ रजिया ने एक फ़कीर के कपड़े पहन लिए ताकि उसके स्वर्ण आभूषण ना दिख सकें। और कुछ देर बाद रजिया को बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। तभी उसे वहाँ एक किसान दिखता है और रजिया किसान से कुछ खाने के लिए मांगती है। किसान ने समझा कि यह कोई भिखारिन है, इसलिए उसे एक रोटी दे देता है और रजिया एक रोटी को खाकर वहीं पर पेड़ के नीचे लेट जाती हैं और उनकी नींद लग जाती है। परंतु हवा चलने के कारण उसका भिखारी का चोला थोड़ा खिसक जाता है और उसके स्वर्ण आभूषण दिख जाते हैं और किसान ने उन सोने के आभूषणों को देखकर किसान में लालच उत्पन्न हो गया और सोने की लालच में किसान ने रजिया को मार दिया और उसकी लाश वहीं बगल के खेत में दफना दी और उसके स्वर्ण आभूषण लेकर फरार हो गया। परंतु कुछ समय पश्चात वह किसान पकड़ा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दंडित किया जाता है। इसके कारण वह सब कुछ बता देता है और रजिया की लाश को वहाँ से निकाल कर दिल्ली में दफना दिया जाता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।